नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल और एनएचएम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एस्थमा इज ए टाइप ऑफ, एस्थमा है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है और यह ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया और लंग्स को प्रभावित करता है। एस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एयरवेज में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है जो एलर्जी, प्रदूषण, व्यायाम या अन्य स्टिमुलेशन से बढ़ सकती है। इसमें खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस की कमी जैसे लक्षण होते हैं। एस्थमा इज अ chronic respiratory disorder characterized by inflammation and narrowing of the airways, causing difficulty in breathing. Common triggers include allergens, pollution, cold air, and exercise. Symptoms include wheezing, coughing, chest tightness, and shortness of breath. Next question. Question number 2. Which of the following fetal neonatal complications is associated with hypertensive disorders during pregnancy? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भीय नवजात जटिलता गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से संबंधित है? मैक्रोसोमिया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, डिलेड लंग मैच्योरेशन, हाइपरकैल्सीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। यह एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से संबंधित है। इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी सच एज प्रीक्लेम्सिया, ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा इज रिड्यूस्ड। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में यदि प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो प्लेसेंटा को जाने वाला जो ब्लड है माँ के द्वारा वो कम हो जाएगा। जब प्लेसेंटा में ब्लड कम जाएगा तो क्या होगा? फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएंगे। जब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो फीटस की ग्रोथ प्रभावित होगी। इसी को कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टोसील मीन्स, सिस्टोसील का अर्थ है यूरिनरी ब्लैडर में तरल पदार्थ का एकत्रित होना, मूत्राशय का नीचे खिसकना, मूत्राशय का संक्रमण या यूरिनरी ब्लैडर की एट्रोफी होना। तो सिस्टोसील का जो अर्थ है वो ब्लैडर का नीचे की ओर खिसकना होता है, यूरिनरी ब्लैडर का, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। A cystocele is a prolapse or downward displacement of the urinary bladder into the vaginal wall due to weakened pelvic floor muscles, commonly caused by childbirth, aging, or heavy lifting. It can lead to urinary problems and discomfort. तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि सिस्टोसील का जो अर्थ होता है प्रोलैप्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स कर गया। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर अलग है और यहाँ पर ये अपनी पोजीशन से हट करके कहाँ पर की ओर आ गया? वेजाइनल वॉल में आ जाता है। तो इसी को सिस्टोसील कहते हैं। और इसके जो कारण होते हैं, चाइल्ड बर्थ है, एजिंग है और कोई अधिक वजनी वस्तु उठाना, ये मुख्य कारण इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिपीटेड नेबुलाइजेशन थेरेपी इन पीडियाट्रिक पेशेंट? बाल रोगियों में बार बार नेबुलाइजेशन चिकित्सा की संभावित जटिलता कौन सी है? ट्रेमर्स एंड टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज्ड हार्ट रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग, जब बात होती है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिपीटेड नेबुलाइजेशन थेरेपी की,
तो यह होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेमर्स एंड टैकीकार्डिया। बाल रोगियों में बार बार नेबुलाइजेशन चिकित्सा, विशेषकर साल्ब्यूटामोल जैसे B2 बीटा 2 एगोनिस्ट के उपयोग से ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया जैसी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। तो होता क्या है, जो बच्चे हैं जब उनको नेबुलाइजेशन किया जाता है स्पेशली साल्ब्यूटामोल के द्वारा या कभी कभी साल्ब्यूटामोल सिरप दिया जा रहा है, तो उसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि यह सिरप बच्चों को दिया जाता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं कपकपी और ट्रेमर्स, मींस हृदय की धड़कन बढ़ेगी और बच्चे को कपकपी महसूस होगी। तो इस प्रकार से ये भी साल्ब्यूटामोल के प्रमुख साइड इफेक्ट्स होते हैं। यह दवाएं ब्रोंकोडायलेटर होती हैं जो श्वास नलिकाओं को खोलती हैं, लेकिन उनका अधिक प्रयोग हृदय और स्नायु तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डाल सकता है। Repeated nebulization with beta 2 agonist like salbutamol in children can cause tremors and tachycardia as common side effects due to their stimulate action on the sympathetic nervous system। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रेमर्स होने लगी, ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो गई या जो टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो गई है बच्चे को, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं साल्ब्यूटामोल वगैरह, ये क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स टू मेंटेन, अच्छा पोषण बनाए रखने में मदद करता है। ओनली फिजिकल हेल्थ, ओनली मेंटल हेल्थ, ओनली बॉडी वेट, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अच्छा पोषण, गुड न्यूट्रिशन बनाने में मदद करता है। यह होता है जो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसको स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति यदि मानसिक रूप से मेंटली यदि बीमार है तो वह कभी भी अच्छा एक हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। गुड न्यूट्रिशन सपोर्ट्स बोथ फिजिकल हेल्थ, एनर्जी, इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ, मूड, ब्रेन फंक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी। Therefore, it is essential for maintaining overall well-being। अच्छा पोषण न केवल शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि यह मस्तिष्क के कार्य, हार्मोन संतुलन, प्रतिरक्षा प्रणाली और संपूर्ण विकास में भी सहायक होता है। यह मानसिक स्पष्टता, मूड को स्थिर रखने और तनाव को कम करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन के उपचार में कौन सी दवा काम आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ये सभी दवाएं जो यहां पर दी गई हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। डायूरेटिक्स हो, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। हाइपरटेंशन के इलाज में कई प्रकार की दवाएं प्रयोग की जाती हैं जो रोगी की स्थिति और सहवर्ती रोगों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, यह शरीर से एक्सेस सोडियम और वाटर निकाल देती है जिससे बीपी कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स, यह हृदय की गति को कम करके और हृदय की पंपिंग शक्ति को घटाती है जिससे बीपी कम हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, यह ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फैलाती है जिससे जो बीपी है वह कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी का जो फंक्शन होता है, इन सभी की जो मैकेनिज्म होती है अलग अलग होती है और उद्देश्य होता है सभी का बीपी को कम करना, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रिमेटिक फीवर? रिमेटिक फीवर का मेजर मैनिफेस्टेशन नहीं है। कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया या फीवर? यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीवर। रिमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गले के संक्रमण के बाद होती है। तो पहले बता दिया गया है, गैस बैक्टीरिया होता है जिसको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, इससे रिमेटिक फीवर की कंडीशन होती है। इसके मेजर मैनिफेस्टेशन जिन्हें कि जॉन्स क्राइटेरिया कहते हैं में निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं।
तो मेजर मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो मुख्य मुख्य लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो फीवर इसका एक प्रमुख लक्षण नहीं होता है। जो मुख्य लक्षण होते हैं कार्डाइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरिथमा मार्जिनेटा एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर ट्रीटमेंट इज, उपचार के लिए किया जाने वाला मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है मैस्टॉइडेक्टमी, मैरिंगो मैरिंगोटमी, टिम्पेनोप्लास्टी, ऑसिकुलोप्लास्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मायरिंगोटमी। मायरिंगोटमी एक बहुत ही सामान्य कान की सर्जरी है जो विशेष रूप से बच्चों में फ्लूइड इन द मिडिल ईयर को निकालने के लिए की जाती है। यह प्रक्रिया ओटाइटिस मीडिया जैसी स्थितियों के ट्रीटमेंट के लिए भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is experiencing nausea and vomiting, what is the best nursing intervention? एक मरीज को नोजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत है, इसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? एडवाइस द पेशेंट टू रेस्ट, एनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक ड्रग। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। यदि मरीज को जो नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? जो मरीज को दवा प्रेस्क्राइब की गई है उसको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर? कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर है लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट, हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, हाई डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। तो जब व्यक्ति अधिक मात्रा में चिकनाई वाली चीजें खाता है तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो जैसा कि नाम से प्रकट है, कोलोरेक्टल मीन्स बड़ी आंत का कैंसर है। तो ये कोलन और रेक्टम का कैंसर होता है और इसका जो कारण होता है अत्यधिक वसा वाली चीजें, चिकनाई वाली जो चीजें हैं वो खाने से होता है और लो फाइबर डाइट लेने से होता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।